जुलाई 28 मंडे का रोज़ ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:03 पीएम, ऑलमोस्ट 1:04 पीएम, और भारत पाकिस्तान मिडल ईस्ट के समय के मुताबिक रात का इस वक्त समय है। यूरोप में ऑलमोस्ट शाम का अर्ली इवनिंग का समय है। और आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में हम बातचीत कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक की सूरत हाल के हवाले से। भारत की पार्लियामेंट में धुआंधार बहस चली मंडे के रोज़। मैंने चंद घंटे वो बहस सुनी, इंटरेस्टिंग बहस थी। इस वक्त भारत में आई थिंक रात के शायद कोई 9:30-10 बजे का या शायद 10 साढ़े 10 का समय होगा। आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त चल रही है वो बातचीत या नहीं, लेकिन जितनी बातचीत मैंने एटलीस्ट 5-6 आवर्स की मैंने आज सुनी। और बहुत इम्पॉर्टेंट बातचीत इसलिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव का भी अब आगाज़ हो चुका है। और पार्लियामेंट ने इस पे जो बातचीत की पहली बार जब से पहलगाम की टेररिज्म का मामला सामने आया, उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का किया अपनी तरफ से आगाज़, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर पॉज है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, पॉज है। और अपोजिशन की, भारत की रूलिंग पार्टी की बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिबेट हमने देखी। इस पे हम बातचीत करेंगे। और फिर ऑपरेशन महादेव के ज़रिए अब तक की जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि जो टेररिस्ट थे उनमें से शायद एक आध टेररिस्ट मारा भी गया, जो पहलगाम के पीछे अभी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली आना मीडिया के राही बाकी हैं। जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से आ रही हैं कि वो घने जंगलों में छुपे हुए थे। और टेररिस्ट जो हैं, अब भारत की अपोजिशन के एक एमपी ने, एक लीडर ने कहा कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट लगता है नहीं आए थे, ये कश्मीर के अंदर के होम ग्रोन टेररिस्ट थे। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है और जो भारत की एजेंसियां भी बता रही हैं और जो पाकिस्तान का और टेररिज्म का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, टेररिज्म इन कश्मीर का, उसके मुताबिक पाकिस्तान से भी मुझे ये महसूस होता है, और जो हमारे जर्नलिस्टिक सोर्सेज भी बताते हैं कि वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई। जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी ऑफ कोर्स फैसिलिटेट किया। जब मैं लोकल लोग कहता हूँ तो वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। अदरवाइज़ कश्मीरियों की अक्सरियत ने इस टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इस टेररिज्म में जो मारे गए थे लोग, उनमें हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारा गया। उसके साथ साथ एक कश्मीरी मुस्लिम शख्स भी था जो घोड़ों की सवारी के लिए अपना वहाँ पे जॉब करता था। उस बेचारे ने भी अपनी बहादुरी दिखाई, उसको भी सलाम पेश करते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट में भी एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और कहा कि वो शख्स जिसने अपनी जान दी हिंदुओं को बचाने के लिए, जिसने अपना फ़र्ज़ अदा किया इंसानियत का, उसको भी याद रखा जाए। और उन टेररिस्टों को तो किसी सूरत भूलना नहीं चाहिए, और उनके जो बैकर्स हैं उनको भी भूलना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स उनके बैकर्स पाकिस्तान की रियासत के लोग हैं, और ये जो जहादी इस्लामिस्ट माइंडसेट है वो सारे का सारा नेटवर्क है। और ऑपरेशन महादेव के ज़रिए अब जो ख़बरें आ रही हैं, आज हमें जुलाई 28 मंडे के रोज़, इस वक्त पाकिस्तान भारत में तो रात का समय हो चुका है, वहाँ सुबह से ऑपरेशन जारी था उनके समय के मुताबिक। कश्मीर में पहलगाम के आसपास के घने जंगलों के बीच में। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का पार्लियामेंट का आज फुल सेशन इस बड़े ही सेंसिटिव इशू पे, ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव की बातचीत के लिए था। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस जो
अप्रैल 22 से अब तक चले आ रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस पे भारत की पार्लियामेंट के अंदर धुआंधार बहस हुई और पूरी दुनिया ने देखा लाइव भारत के टेलीविज़न चैनल से। और ANI जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, सबसे वाइब्रेंट न्यूज़ एजेंसी है, मैंने ANI पे इनके पूरे के पूरे लाइव डिस्कशंस देखे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो भारत की पार्लियामेंट का एक वाइब्रेंट सेशन था, ये पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स देखा गया। दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस डिबेट को देखा होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो एम्बेसीज हैं दिल्ली में, वो इसको इसलिए भी बहुत बारीकबीनी से देख रही होंगी कि भारत ने इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो दुनिया के किसी देश से ग्रीन सिग्नल लेके नहीं किया, बल्कि बस किया और उसी तरह धड़ल्ले के साथ किया जिस तरह वेस्टर्न नेशंस जब अपने प्रोजेक्ट्स करती हैं, जब अपने ऑपरेशंस करती हैं, तो किसी से वो पूछती नहीं। भारत ने भी किसी से नहीं पूछा, भारत ने ये ऑपरेशन जो उनको सूट करता था किया। इसी पे बातचीत हुई। और भारत की अपोजिशन, ऑफ कोर्स अपोजिशन का काम ही जो भी रूलिंग पार्टी हो, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, उसको ग्रिल करना होता है। उसमें कई क्वेश्चंस आंसर अपोजिशन की तरफ से लोगों को ऐसे भी फील होते हैं कि लगता है कि जैसे ये ऑफ द हुक हैं या ऑफ द टॉपिक हैं, लेकिन इनफैक्ट अपोजिशन का यही काम होता है और डेमोक्रेसी में ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलना चाहिए। क्या इस पे बातचीत हुई, इस सब पे हम आज नितारा करेंगे। हमें कुछ क्वेश्चंस आना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हमें पता है एज यूजुअल हम जितनों को भी एकोमोडेट कर सके हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी जनरेट हो रही है डिबेट भारत की पार्लियामेंट के अंदर, और आने वाले दिनों में भी शायद ये डिबेट चले। और लेकिन जितनी डिबेट आज हुई है ऑपरेशन सिंदूर से, ऑपरेशन महादेव के हवाले से, और फिर ऑपरेशन महादेव अभी अभी शुरू हुआ है, यानी हमें की शुरुआत की इतलात ओवर द वीकेंड ही मिली हैं, और अब कितनी इसमें कामयाबी होती है। भारत की अपोजिशन का यही कहना है कि भाई अप्रैल 22 से जब से ये पहलगाम की टेररिज्म हुई, फिर भारत और पाकिस्तान की सॉर्ट ऑफ वॉर भी हुई 7 मई से 10 मई के बीच में, और कई तरह के नैरेटिव बने, इंटरनेशनल नैरेटिव भी बने, प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी वो सारे का सारा नैरेटिव आया। तो क्या इस पे भारत की सरकार ने किया, ये भारत की अपोजिशन के कड़े सवालात थे। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये डिबेट है जिस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा, चूँकि जो पिछले दिनों हमने टैग टीवी पे कुछ बातें की जो ख़ास तौर पर हमारे भारत के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उस पे मैंने व्लॉग भी किया, उस पे मैंने पॉडकास्ट भी किया। और पॉडकास्ट मैंने किया था हमारे जो गिरीश शर्मा जी के साथ इस मसला पे। अगर उनका हमारे प्रोड्यूसर के पास वो टिकर हो तो वो भी हम साथ साथ शायद चला सकेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे उनका इमिग्रेशन माफ़ कीजिएगा मॉर्टगेज का बिज़नेस है, और मैंने उनके साथ इमिग्रेशन, मॉर्टगेज और जो हमारी रियल एस्टेट की दुनिया, उस पर भी बातचीत की। लेकिन जो हमारे असाइलम सीकर हैं, जो ज़्यादातर भारतीय बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स आए इस होप में कि वो कनाडा में रह सकेंगे बिटवीन 2017 अनटिल 2020 ख़ास तौर पर, और फिर उसके बाद उनको जॉब्स भी मिली, वर्क परमिट भी मिले, फिर उनको वर्क परमिट ना मिल सके। ये मैंने गिरीश शर्मा जी के साथ बातचीत की थी। हम इनका भी टिकर यहाँ पे आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में ऑन एंड ऑफ चलाते रहेंगे। हमारे एक सिक्योरिटी के स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी हम टिकट्स लेके आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर शशि सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है।
ये सिर्फ और सिर्फ कोई बिजनेस स्टिकर्स नहीं है या हमारे पास इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि ये कनाडा की सिचुएशन है कि कनाडा में जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी काफ़ी बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत सारी नई सिक्योरिटी कंपनीज पॉप इन हो रही हैं और वो सर्व कर रही हैं कम्युनिटीज़ को, और बहुत अच्छे ढंग के साथ सर्व कर रही हैं। भारतीय कम्युनिटी से भी ये शशि सिक्योरिटी वाले जो हैं इनका भी इन्होंने भी एक अच्छी नई इस्टेब्लिशमेंट बनाई। ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। भारत में इनकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी होती थी। अब इन्हें फील हुआ कि इनको भी अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए। आप इनको कॉल कीजिए, आपको कहीं पर भी सिक्योरिटी चाहिए 1-888-502-12 इनका नंबर अभी यहाँ पे आ रहा था, वो सॉरी 1-888-502-7633 1-888-502-7633। आपको सिक्योरिटी चाहिए किसी इवेंट की, अपने बिजनेस की, अपनी प्रॉपर्टी की, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। गिरीश शर्मा जी के साथ जैसा मैंने जिक्र किया, पॉडकास्ट मैंने किया था और वो भी वीकेंड पे चला, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, गिरीश शर्मा जी से 6476068110। और भी हमारे नए बहुत सारे जो एडवर्टाइज़र्स हैं जो सर्व कर रहे हैं वो ऑन बोर्ड आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे टिकट्स हमारे हर शो में देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो गिरीश शर्मा जी से बात की, ये सर्व करते हैं मॉर्गेजेस देने के लिए, लेकिन जो चैलेंज है कि 12-12 स्टूडेंट्स बेचारे बेसमेंट्स में यहाँ पे हमारे स्टूडियो के आसपास के इलाकों में रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं, मगर वो अब स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे स्टडीज़ है और आगे उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो कम हो गया। मैं इस पर एक स्पेशल व्लॉग कल आपके लिए लाऊंगा, चूँकि मुझे एक बड़ी दिल दुखा देने वाली एक ईमेल आई जो गालबन न्यू ब्रांसविक से एक हमारे पंजाबी या भारतीय भाई की है। यंग कपल है। उन्होंने कहा कि हम सुइसाइड करने के इस तरह के जैसे होता है ना, हम सिचुएशन में हैं। मैं उनको ईमेल लिखूंगा कि उनको बिल्कुल हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस पर एक अलग व्लॉग करूंगा। उन्होंने कहा कि हमें कनाडा के निज़ाम ने धोखा दिया, हमें बुलाया, हम मेहनती लोग हैं, काम किया, सब कुछ किया। आज ही ओंटारियो के प्रीमियर, अभी थोड़ी देर पहले मैं रेडियो पे सुन रहा था, जैसे मैं अपने स्टूडियो आ रहा था गाड़ी चलाते हुए, तो उनकी खबर आ रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने जो असाइलम सीकर्स हैं, असाइलम सीकर्स में से ज़्यादातर का तल्लक इंडियन बैकग्राउंड से है, वो पंजाबी ख़ास तौर पर उनमें ज़्यादा हैं, उनको हौसला दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको वर्क परमिट प्रोविंशियल दूंगा, क्योंकि आप इस वक्त होटलों में भी रह रहे हैं एज असाइलम सीकर, आप काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप काम करें। तो मेरा भी यही मानना है। मैं इस पर स्पेशल व्लॉग, ना सिर्फ एक व्लॉग लाऊंगा, इस पर मैं बातें करूंगा, मैं उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ूंगा जो इन मसाइल से गुजर रहे हैं कि भाई आफ्टर ऑल क्या कारण है कि जो लोग मेहनती यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं या इवन मिडिल एज के लोग आए हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे थे, उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए, तो अब वो वापस भी नहीं जाना चाहते। जो आ गए हैं उनको मैंने अपने जो स्पेशल व्लॉग लास्ट वीक किए थे, मेरा यही था कि उनको एडजस्ट किया जाए कनाडा में। मैं भारतीय कम्युनिटी के जो हमारे पंजाबी गुरुद्वाराज हैं, जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं, जो भारतीय कम्युनिटीज़ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी अपील करूंगा। मेरी कोशिश है आने वाले दिनों में इन लोगों को जोड़ूं, इस पर हम बहुत ज़्यादा बातचीत करें कि उन लोगों के लिए कोई ना कोई सलूशन निकलना चाहिए जो अब आ चुके हैं। उनके जो ड्रीम्स हैं वो शैटर्ड नहीं होने चाहिए। उनको कोई ना कोई रास्ता मिले, लीगल वे मिले, कि बजाय कि वो फेक यहाँ पे असाइलम सीकिंग करें। उनकी भी मजबूरियाँ हैं कि वो क्या करें। तो वो उनको अगर ये वर्क परमिट मिल जाए, जैसा कि डग फोर्ड ने कहा, बड़ी अच्छी बात की है डग फोर्ड ने। अब इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं ये आने वाले दिनों में हम जानेंगे। मैं प्रीमियर से भी रब्ता करने की कोशिश करूँगा, अगर वो हमें डाउन द रोड आने वाले दिनों में अवेलेबल हुए तो उनका भी हम एक स्पेशल इंटरव्यू करेंगे। जो हमारे भारतीय बैकग्राउंड के MPPs हैं, मैं उनसे भी रब्ता करूंगा और उनकी भी बातचीत सुनूंगा, क्योंकि अब ये बात डग फोर्ड ने कर दी है। कैसे ओंटारियो की गवर्नमेंट और डाउन द रोड फेडरल गवर्नमेंट
और जो दूसरी गवर्नमेंट से कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये टॉपिक मेरे आज के जो एडवर्टाइज्ड डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको भी मैं टच करना चाहता हूँ और मैंने टच किया है। इस पे अलग मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे मेरे बहुत स्पेशल व्लॉग्स भी आएंगे, पॉडकास्ट भी आएंगी, और मैं लाइव इंटरैक्टिव स्पेशल इस पे करूँगा, ताकि वो लोग जो बातचीत करना चाहते हैं उनको मैं व्हाट्सएप के ज़रिए या उनको ऑनलाइन किसी भी ज़रिए उनको जोड़ा जाए, उनकी बातचीत हम पेश करें। ये भी हमारे आने वाले दिनों में बड़े इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशंस होंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। थोड़ी सी बात, एक ही जुमले की बात, कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हमारे जो ट्रेड डील के मामलात हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उस तरह के नहीं है जिस तरह यूरोपियन यूनियन के हैं या इस तरह के जो जापान के हैं, इंडोनेशिया के हैं। हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें वक्त लग सकता है, टैरिफ कुछ ना कुछ ज़रूर लगेंगे। ये सब बातें मैं और हलीमा आज अपने न्यूज़ बुलेटिन में भी डिस्कस करेंगे, जो आज रात को आप देख सकते हैं। वापस आते हैं आज के मुद्दा पे, बहुत बड़ा मुद्दा। ये जो बाकी मैंने इमिग्रेशन की ये बातें की, ये भी कम छोटे मुद्दे नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और भारत के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान की टेररिज्म और भारत की पॉलिसियों पे ही बात करते रहें तो बस हम सर्व कर रहे हैं पर्पस। नहीं, जो भारतीय कम्युनिटी यहाँ ट्रबल में है और जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इतनी एक्टिव नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग दोज भारतीय कम्युनिटी, ख़ासतौर पर यंग स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये उससे कोई छोटा इशू नहीं है। आप जुड़े रहा करें इन मसाइल पे। ये मैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल से अब आने वाले दिनों में इन पे बातचीत करूँगा। तो खैर, ये सब बातें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में दी। इम्पॉर्टेंट बात, ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक पाकिस्तान का जो टेररिज्म का पूरा रवैया है, वो भारत की ऑपोजिशन ने, यूँ लगा मुझे आज की बातें सुन के भारत की पार्लियामेंट की, कि उन्होंने भारत की सरकार से भी ज़्यादा पाकिस्तान की कंडेमनेशन की है, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पे रखा है। लेकिन इसके साथ साथ वो जाहिर है ऐसा भी फील हुआ कि जैसे जो पाकिस्तानी मीडिया बात करता है या पाकिस्तानी जो बात करते हैं वो भी कर रहे हैं, मतलब फील ऐसे होता है, इसलिए कि वो किसी भी देश की ऑपोजिशन का वो करैक्टर होता है, वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये तो अब जाहिर है किसी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में अपोजिशन का यही रोल होता है। आपके क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाय द वे, ये वो बातें हैं जो अब हम और डायनामिक तरीके से अपने पॉडकास्ट में करेंगे। कैनेडियन इश्यूज़, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़, आप हमारे टैग टीवी के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हैंडल्स हैं, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे जाके या पैट्रियन पे जाके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे इसी टैग टीवी के यूट्यूब के चैनल पे आप अगर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम, जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, भारत की पॉलिसीज़, पाकिस्तान की टेररिज्म की पॉलिसीज़, इस पे ही सिर्फ बातचीत नहीं करते, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बातचीत करते हैं। वो बातें भी साउथ एशियन स्ट्रीम्स के साथ जुड़े होने के नाते हम करते हैं। और आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का, आपको टैग टीवी की पॉलिसी का पता है कि हम टेररिज्म के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। पाकिस्तान की जो इडियोटिक पॉलिसीज़ हैं, हम उनको हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो अपने आप को ठीक नहीं करते। भारत की जो तरक्की है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, वो मुझे भी, मेरे दिल को भी बहुत डियर है, उसको भी हम अप्रिशिएट करते रहेंगे। लेकिन जो जो सुधार के भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। और जो भारतीय डायस्पोरा ख़ासतौर पर कनाडा, अमेरिका में है, उनकी क्या दिखते हैं। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप तक एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं कि जी जो हाई टेक जॉब्स हैं अमेरिका में, वो सिर्फ कोट अनकोट अमेरिकन्स के पास होनी चाहिए, बाहर के लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो भारतीय बैकग्राउंड के लोग ही निशाने पे होंगे। वो उनके ख़िलाफ़ पहले ही यहाँ पे एक रेसिज्म चल रहा है। कनाडा में भी ठीक ठाक रेसिज्म है और अमेरिका में भी है। गो बैक इंडियंस, गो बैक इंडियंस। हमें सबको मिल के इसका मुकाबला भी करना है। जो हमारे भारतीय व्यूज़ भी हैं वो ये ना समझेंगे वो सिर्फ भारत में बैठे होंगे, उनका ये कंसर्न नहीं है।
ये भारत के खिलाफ ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो आपको भी हमारी जो है मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारी व्यूअरशिप के साथ हुक्ड होना चाहिए कि ये इश्यूज आपके भी हैं और हमारे भी हैं। हमें जो यहाँ पे भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म है, ख़ासतौर पर अमेरिका और कनाडा में, यूरोप से तो हम बहुत दूर हैं, वहाँ पे भी इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। उन इश्यूज़ को हम सब मिलके, भारत में जो हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे सपोर्टर्स बैठे हुए हैं वो भी, और जो डायस्पोरा अमेरिका और कनाडा का है उसको भी, हम सबको मिलके इस रेसिज्म के खिलाफ चलना है और अपने खूबसूरत देशों को, यानी कनाडा और अमेरिका, ये बहुत खूबसूरत देश हैं, इनको खूबसूरत ही रखना है। और हमारे इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं उन पे भी हमने बहुत ज़्यादा बातें करनी है, वो भी पॉडकास्ट करने हैं। और टैग टीवी की तरफ से हम एक मंथली समिट्स भी शुरू कर रहे हैं अगस्त से, उनकी भी आने वाले दिनों में तफसीलात आएंगी। तो मैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ देख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके साथ हम मैक्सिमम जुड़ें। और मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस लें और आपको अपने साथ ट्यून इन करें। ज्योति गुप्ता जी का है ब्रैम्पटन से, वाई इज इंडियन अपोजिशन बिहेविंग लाइक पाक गवर्नमेंट। जी, मैंने भी अभी पीछे ये बात की, आपको भी ये फीलिंग हुई, और जाहिर है जो भारत की रूलिंग जो है वो भी यही करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के मीडिया के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। अपोजिशन पूरी दुनिया में इसी काम के लिए होती है, डेमोक्रेसीज के अंदर, कि ग्रिल करे रूलिंग सरकार को। अब अपोजिशन के जो बड़े नुक्ते क्या रहे, जो पार्लियामेंट में अगर आपने भी सुने हो, मैंने भी सुने, एक तो ये जी कि भारत का साथ नहीं दिया दुनिया ने उस तरह, ये अपोजिशन का एक क्लेम था। अच्छा, इस पे जयशंकर जी ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, मैं जयशंकर जी से एग्री करता हूँ। अब एक अपोजिशन के एमपी ने, जो बहुत पढ़े लिखे एमपी थे, गालिबन हुदा जी हरियाणा से थे, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि पाकिस्तान का नाम इस टेररिज्म के पीछे किसी एक देश ने नहीं लिया। इस पर मैंने कई व्लॉग किए हैं 22 अप्रैल से अब तक, कि भाई दुनिया की डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि किसी एक देश का नाम लेते हैं। भारत नाम ले रहा है तो भारत के उसके नाम को दुनिया ये दोहरा नहीं रही, लेकिन रिकग्नाइज कर रही है। अभी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसके खिलाफ ये महादेव ऑपरेशन हो रहा है, उसको ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर रेजिस्टेंस फ्रंट कहाँ से आया? पाकिस्तान से ही है ना, जिसको डिफेंड किया पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अभी फ्यू डेज अगो। तो अब दुनिया में ये डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स होते हैं कि भाई वो नाम तो नहीं लेंगे पाकिस्तान को। जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया का कोई देश एक्सेप्ट करेगा तो वो पाकिस्तान को ही एक तरह से मैसेज जा रहा है, टारगेट कर रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो। अब नाम नहीं ले रहे वो पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की जो सपोर्ट किया कुछ टर्की ने, कुछ शायद ये चाइना ने, ऑफ कोर्स वो तो करनी थी, और अज़रबैजान, मेरा ख्याल ये गालिबन कोई 3 देश हैं। ईरान ने भी नहीं सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने भी सपोर्ट नहीं किया। नाम ठीक है पाकिस्तान का किसी ने नहीं लिया, लेकिन वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब उसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो वो पाकिस्तान का नाम ही है। जब रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बैन किया तो वो भारत के ही पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया। जब ब्रिक्स में, जहाँ पे चाइना और रशिया भी बैठा हुआ है, वहाँ पे अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन हो गई पहलगाम की टेररिज्म को कंडेम करते हुए, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जहां नाम आएगा वो पाकिस्तान है। भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जब भी चर्चा होगा वो पाकिस्तान का ही नाम है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो अपोजिशन कह रही है कि भाई हम अकेले हो गए, दुनिया में हमारा कोई साथी नहीं है। अब जैसा मैंने पीछे अपने इंट्रोडक्टरी नोट में कहा था कि भारत को इस बात की परवाह भी नहीं है कि भारत कोई अकेला है। ना भारत अकेला है और ना भारत को इन लाइंस पे सोचना चाहिए कि जी हम अकेले हैं।
भारत कोई अकेला नहीं है, भारत खुद ही इतना पावरफुल है कि भारत की बात में लॉजिक भी होता है, रैशनैलिटी भी होती है, तो भारत की बात को अमेरिका भी सुनता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपना वो उनका एक अपना स्टाइल है पीस डील बनाने का, तो वो उसमें कहीं कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर भी वो पीस सॉर्ट ऑफ एक सीज फायर सॉर्ट ऑफ या पॉज हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी ले ली, जो होती है ना क्लेम कर दिया उसकी, पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि ये मैंने किया है ये काम। तो वो अब जाहिर है पार्लियामेंट में ये बात भी आई कि आफ्टर ऑल उस पॉज को या सीज फायर जिसको पाकिस्तान कहता है, इसकी खबर सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से क्यों आई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो भारत की अपोजिशन, अभी तो पार्लियामेंट शुरू हुआ है, इसमें भी ये सवाल उठा रही है। जब पार्लियामेंट नहीं था तब भी ये आप समझिए 10-11 मई से भारत की अपोजिशन ये बात कर रही है। तो भारत की अपोजिशन के पास ये हक है कि ये बात करें कि आफ्टर ऑल उनके ज़रिए ये पहले खबर क्यों आई। रियलिटी तो यही है अब कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद ये खबर आई थी। ये अलग बात है कि उसके बाद भारत की सरकार ने वाजे किया कि हमने पॉज किया हुआ है, कोई सीज फायर नहीं है, कोई जंग बंदी नहीं है, हमने पॉज किया हुआ है। और हमारी बायलैटरल मुलाकात हुई थी, मतलब सॉरी बातचीत हुई थी, मुलाकात तो नहीं, बातचीत हुई थी, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो क्लेम कर ली कि जी ये तो मैंने ही करवाया। तो अब चूँकि उनकी तरफ से खबर आई थी, यही बात अब भारत की जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट के अंदर कर रही है। तो बहरहाल उनका बात करना तो बनता है, अपोजिशन का यही काम होता है। जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं उनमें से कुछ सेलेक्ट करते हुए कुछ का जवाब दूंगा। मिलन पाटिल जी का, डज द कैनेडियन अपोजिशन स्पीक अगेंस्ट द कंट्री लाइक द इंडियन अपोजिशन? गुड क्वेश्चन है जी, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ इतने बड़े इश्यूज नहीं होते कनाडा में जितने बड़े इश्यूज भारत में है। इतना बड़ा देश है भारत, इतनी डाइवर्सिटी है भारत में। यहाँ कनाडा में भी डाइवर्सिटी है जो इमिग्रेशन के ज़रिए आई है। यहाँ पे भी 150-200 किस्म के लोग रहते हैं, मगर यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो डाइवर्सिटी के इश्यूज बहुत कम बनते हैं, सामने आते हैं। तो एनी हाउ आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मिलन जी कि क्या कनाडा में करते हैं। कनाडा की अपोजिशन करती है, लेकिन कनाडा में जो है अपोजिशन कुछ सारी चीज़ों पे, जैसे ट्रंप का मसला है, उस पर वो कुछ इश्यूज़ पे सरकार के साथ मिल के भी काम करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन के आसपास के दिन होते हैं तो तब कनाडा में ज़रा ज़्यादा अपोजिशन की होती है। अब चूँकि इलेक्शन नए नए हुए हैं, अप्रैल में हुए थे, 28 अप्रैल को, अभी कुछ महीने पहले, तो अब तो इलेक्शन कहीं ऑलमोस्ट 3.5-4 साल बाद होंगे। तो कोई जब इलेक्शन को 1 साल रहता होगा तब ये बातें ज़रा ज़्यादा होंगी। लेकिन भारत में तो आपको पता है फिर अपोजिशन बहुत वाइब्रेंट है, जिसके बारे में भारत के कई मिनिस्टर्स कह चुके हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ बड़ी नॉइजी किस्म की पॉलिटिक्स है। तो ये भारत का एक हुस्न है। तो एनी ज़रा कम होता है, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए ईमानदारी से कहता हूँ, जितना भारत की पार्लियामेंट में होता है। शायद ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवेक आहूजा जी का है कि पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स क्यों हो रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर एक व्लॉग भी करना चाह रहा हूँ। कल किसी भारत के किसी क्रिकेटर ने कहा, मुझे क्रिकेटर्स के नाम याद नहीं रहते, मैं ये जो जब से ये क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज हुई है, पोलिटिसाइज हुई है, ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट कुछ कम होता गया। कई सालों से ऐसा ही है। पहले एक ज़माने में मैं क्रिकेट का बड़ा शदाई हुआ करता था, मुझे एक एक चीज़ का पता होता था क्रिकेट का, मेरे पास पूरे स्टैट्स होते थे। ये आज से बात है 15-20 साल पुरानी, लेकिन 15-20 सालों से जितनी ये पोलिटिसाइज हो रही है और कमर्शलाइज हो रही है, मेरा इंटरेस्ट इसमें से खो रहा है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कम रही, पैसे का खेल ज़्यादा हो गया। यही मसला एक क्रिकेटर ने कहा, या शायद भारत के कि जी हम खेलेंगे, एक ही टीम में आ गए हैं, साउथ एशिया कप है शायद उसकी बात वो कर रहे हैं। तो मैंने वो ट्विटर पे देखा, आई वाज शॉक्ड। मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था पिछले वीक, आपने अगर देखा हो तो आपको याद होगा। तो मैंने तो साफ पॉइंट ऑफ व्यू लिया था। वो शाहिद अफरीदी का जो मामला हुआ था कि वो जो लेजेंड्स वाले जहाँ से भारत की टीम ने खेलने से इनकार किया था, अच्छा फैसला था।
भाई आप जहादी माइंडसेट एक तरफ आपका हो, टेररिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान का मीडिया, उसके बाद आप कहते हैं जी कि हमने क्रिकेट खेली है। ये भारत के खिलाड़ी, मुझे बड़ा दुख होता है इनको देख के कि ये क्या पैसे का ही खेल है ना फिर, कि आप चाहते हैं आई बॉल्स बने। अच्छा, क्रिकेट में आई बॉल्स पाकिस्तान और भारत के बनते हैं, उसमें क्या है, क्या कारण है? पॉलिटिकल कारण है ना। इवन आजकल बांग्लादेश की तरफ से भी एक बैड नैरेटिव टुवर्ड्स इंडिया है, लेकिन फिर भी जब क्रिकेट बांग्लादेश और भारत की बीच खेली जाती है तो वो क्यों नहीं आई बॉल्स बनते, क्यों नहीं दुनिया का इंटरेस्ट बनता? इतनी अच्छी टीमें हैं क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी टीम है, पाकिस्तान से अच्छी टीम है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम तो इस वक्त बहुत नखिड़ किस्म की क्रिकेट टीम है। तो जब इतनी अच्छी टीमें, भारत की अच्छी क्रिकेट टीम है, जब ये आपस में खेलते हैं सब, तो क्यों नहीं दुनिया उतना देखती जितना पाकिस्तान और भारत के मैच को देखना चाहती है? तो वो एक पॉलिटिकल राइवलरी का फैक्टर है ना। अदरवाइज क्यों आई बॉल्स उतने नहीं बनते अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेले? है तो वो क्रिकेट ना, वहां पे ना इंडिया है ना बांग्लादेश है, वो ऑस्ट्रेलिया और अगर इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो तो क्यों नहीं उतने आई बॉल बनते? इसलिए कि भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। अच्छा, भारत अगर इंग्लैंड के साथ खेलेगा तो आई बॉल ज्यादा बनेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, जिस भी टीम के साथ खेलेगा तो आई बॉल ज्यादा बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ बीच में इतना इंपॉर्टेंट आ गया कि उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, इसलिए कि पॉलिटिकल राइवलरी है। तो फिर वही जो मैंने बात की कि ये मैंने क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट क्यों छूटा, कि ये पॉलिटिकल चक्कर बीच में आ गया स्पोर्ट्स में, जिसके कारण आई बॉल्स बनते हैं और उन आई बॉल्स की वजह से जो क्रिकेट को दिखा रहे होते हैं टीवी चैनल, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात में बहुत वेट है कि ये फिर जब कमर्शलाइजेशन एंड पोलिटिसाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट बड़ी है पोलिटिसाइजेशन की वजह से। अदरवाइज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में क्यों नहीं है आई बॉल्स? तो मतलब भारत, इवन भारत भी खेले, चलिए जैसा मैंने अभी पीछे कहा 1.4 बिलियन लोग हैं तो आई बॉल्स बनेंगे, मगर भारत ये एक नखिड़ कंट्री के साथ जब वो खेलता है तो तब क्यों आई बॉल्स बनते हैं? आई मीन पाकिस्तान के साथ। तो वो फिर पोलिटिसाइजेशन है, और उस पोलिटिसाइजेशन को इनकैश करने के लिए या कमर्शलाइज करने के लिए, आई एम सॉरी टू से, भारत की क्रिकेट टीम के बहुत सारे लोगों का और भारत की ये जो क्रिकेट टीम, वो जो क्रिकेट लीग है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसमें तो आजकल अमित शाह के बेटे बैठे हुए, क्या वो भी शौकीन हैं इस पोलिटिसाइजेशन को कमर्शलाइज करने में? कहीं कहीं हमें दिखता है। तो क्यों फिर ये सारे के सारी जो पोलिटिसाइजेशन है उससे उसको एनकैश करने के, उसको कैश करने का रवैया भारत के अंदर भी पाया जाता है? नहीं पाया जाना चाहिए। मैंने यूक्रेन रशिया की एग्जांपल दी, सोवियत यूनियन के ज़माने में वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी स्पोर्ट्स के साथ नहीं मिलते थे। अब फिर क्यों होता है कि ये कमर्शलाइजेशन, पोलिटिसाइजेशन की बिना पे भारत के लोग भी कहने लग पड़ते हैं कि नहीं जी नहीं, क्रिकेट होती रहनी चाहिए। तो क्या वो आइस हॉकी खेली थी सोवियत यूनियन के ज़माने में सोवियट्स के साथ अमेरिकन ने? या अभी यूक्रेन और रशिया का जो मामला हुआ, या जनूबी साउथ कोरिया का और नॉर्थ कोरिया का जो मामला होता है, जब इतने टेंस हालात हों तो फिर स्पोर्ट्स बहुत कहीं छोटी चीज़ रह जाती है। लेकिन भारत में इस पे बात इसलिए की जाती है कि ये फिर कमर्शलाइज करना चाहते हैं। तो शेम है उन लोगों पे जो भारत में ये काम करते। तो मैंने कल जब ये ट्वीट देखी तो मैंने अपने दोस्त कुशल मेहरा के साथ शेयर की। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये इडियट्स हैं, ये मोरॉन्स हैं जो ये भारत के लोग पोलिटिसाइजेशन के ज़रिए कमर्शलाइज्ड फ़ायदे देख रहे हैं। पहले मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि टेररिज्म और क्रिकेट को एक साथ खेला जाए? वो टेररिज्म खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। तो ये मेरा बड़ा साफ पॉइंट है। ज़रा बात लंबी कर दी मैं, आपको ही कहूँगा। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी। शुभम सिंह जी का है कि ऑपोजिशन इज आस्किंग गुड क्वेश्चंस ऑन ऑपरेशन सिंदूर बट फ्यू क्वेश्चंस सीम baseless. Could such baseless questions when
picked up by Pakistan and global media damage India's image globally. अच्छा आपका क्वेश्चन है. देखिए अब इशू ये है कि अब दुनिया में ना कोई सीक्रेट नहीं रहा. अब सारे सीक्रेट्स ओपन सीक्रेट हो गए. अब भारत की ऑपोजिशन के बारे में आपने ठीक कहा कि कुछ क्वेश्चन वो अच्छे उठा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसलेस भी आपको फील होता है. वो बेसलेस शायद मुझे भी फील हो कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो ऑपोजिशन करती है. अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो बड़ा जानदार है कि क्या फिर उन बेसलेस क्वेश्चन की वजह से जो एक तरह से एमुनेशन उन बेसलेस, चलिए मैं बेसलेस नहीं करता, जो ऑपोजिशन करती होती है पूरी दुनिया में इस तरह के क्वेश्चन, अब वो जो क्वेश्चंस हैं उनसे एमुनेशन मिलता है जो भारत के अगेंस्ट जो पूरे का पूरा दुनिया का मीडिया है ऑलमोस्ट फ्रैंकली उनको मिलता है. देखिए जी भारत के तो अपोजिशन लीडर ने या अपोजिशन एमपी ने ये बात खुद की है कि जी जैसे वो ये बात पाकिस्तान से की जाती है कि जी क्या वो 8-10 लाख भारत की आर्मी बैठी हुई है तो क्यों नहीं वो रोक सकी थी पहलगाम के, यही बात उन्होंने की है अपोजिशन वालों ने भी. तो अब इशू ये है कि क्वेश्चन वही है जो पाकिस्तान उठा रहा है, वो भारत की अपोजिशन नहीं कर रही, लेकिन वो उसका एंगल और है भारत के अपोजिशन के एमपी का, पाकिस्तान का तो और है. लेकिन आपकी बात ठीक है, इससे फ़ायदा तो उठाएंगे, कोई बात नहीं. मैं ये समझता हूँ भारत इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और भारत का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन क्वेश्चंस को सह सकता है, इनका तोड़ भी दे सकता है, इनका जवाब भी दे सकता है और दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर. तो ठीक है, मतलब दुनिया के मीडिया ने या जो ग्लोबल फोर्सेस अगेंस्ट भारत हैं वो तो ऑलरेडी खिलाफ हैं. थोड़ा सा एम्यूनिशन उन्हें और मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारत उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि भारत जैसे जैसे और फर्दर तरक्की करेगा वो और इंडिपेंडेंट होगा. अब इस पे मैं बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले दिनों में करूँगा कि कैसे भारत इंटरनेशनल लेवल पे फर्दर इंडिपेंडेंट अपने नरेटिव में, अपनी इकॉनमी में, अपने जियो पॉलिटिक्स में हो सकता है. मेरा क्या एनालिसिस है ये आने वाले दिनों में पेश करूंगा. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं क्विकली उनको लेता हूं. दत्ता कलकर्नी जी का है कि क्या सही में चाइना और पाकिस्तान में डिस्प्यूट हो गया है. अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आजकल खबरें आ रही है. नहीं, ये डिस्प्यूट भी है, इश्यूज भी हैं आपस में और पार्टनरशिप भी है. अब पाकिस्तान को तो वो थोड़ा सा खींच रहा है ना चाइना कि भाई हमारे लोग यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है पाकिस्तान में वो सेफ़ नहीं है, तो ये नहीं चलेगा. तो ये चाइना को नई बात नहीं कर रहा. अब ये जो रजीम चेंज हुई थी इमरान खान की, वो मैं मानता हूँ वो लीगली हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, मगर उसके पीछे भी यही चाइना का फैक्टर था कि भाई इमरान खान तो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट थी या जो सिक्योरिटीज़ चाइनीज़ को थी वो नहीं दे पा रहा था, और इन्वेस्टमेंट को भी वो इमरान खान और उसकी रजीम साथ नहीं दे रही थी. सिर्फ इमरान खान की बात नहीं थी, उस वक्त बाजवा चीफ द आर्मी स्टाफ था, वो भी अमेरिका की तरफ टिल्टेड था. तो चाइनीज़ वर नॉट हैप्पी, दे ब्रॉट देयर ओन पीपल, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये बहुत ख़ास लोग हैं चाइना के. लेकिन वो भी आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई हमें अमेरिका के साथ भी रहना है, चाइना के साथ भी रहना. अभी आपने देखा ना, अभी 3-4 रोज़ पहले इसहाक डार जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, वो अमेरिका बैठा हुआ था, मार्को रूबियो से मिल रहा था. और जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है वो चाइना बैठा हुआ था. तो वो अपनी तरफ से फाइन बैलेंसिंग की कोशिश कर रहे थे कि भाई अमेरिका को भी खुश, चाइना को भी खुश. क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंडेंसी वाली इकॉनमी है, इंडिपेंडेंस तो है नहीं. चीन पे भी डिपेंड करना है और अमेरिका पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, चाइना को कोई इतराज़ नहीं कि कर लो यार, अमेरिका से जो पैसे मिल सकते हैं, जो असला मिल सकता है ले लो, हम भी तुम्हें दे देंगे. मगर चाइना का इशू बड़ा जेन्युइन है कि तुम हमसे भी ले लो, उनसे भी ले लो, हमें कोई इशू नहीं है. हमारा इशू ये है कि तुम हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है सी पैक के नाम पे उसको सिक्योर करो, उसको सिक्योरिटी दो. और जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, चाइनीज़ दर्जनों चाइनीज़ मारे जा चुके हैं ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और इनकी सरकार में भी चाइनीज़ मारे गए, ये इनके जो फेवरेट हैं जरदारी और शहबाज शरीफ. तो इस पे वो ज़रा कान खींच रहा है चाइना. तो पार्टनरशिप भी रहेगी चाइना के पाकिस्तान के साथ और कान भी खींचते रहेंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी. जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एस जी का, आई फील ऑपरेशन सिंदूर एंड महादेव आर जस्ट झुनझुना फॉर पब्लिक कंजम्पशन
In reality, government of India loves Pakistan, and that is why playing cricket. If 28 die out of 1.4 people, still this number is there. That's how government of India thinks. जी मैं आपके दर्द को ऐज जी समझता हूँ. आप हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं. आपने बिल्कुल पूरे का पूरा मैथ करके हम अपने क्वेश्चंस में बताया. इससे मैं समझ सकता हूँ कि हाउ डीपली हर्ट यू फील. बिल्कुल आपकी जो हर्ट फीलिंग है मैं उसके साथ हूँ. अब मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से ये क्रिकेट चल रही है. ये इसका फैक्टर हो सकता है. जैसा मैंने कहा कि मतलब ये कैसे मुमकिन. आपने दुख से कहा कि 28 मारे गए तो 1.4 बिलियन में से क्या फ़र्क पड़ता है भारत की सरकार को. नहीं खेलनी चाहिए. मैं प्रिंसिपली आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए जब तक सुधार की बात ना हो. अब इसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है या ये जो क्रिकेट बोर्ड बने हुए हैं भारत के और जो लीग्स बनी हुई हैं भारत की, उनकी अपनी ग्रीडीनेस है. जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन की वजह से, यानी भारत और पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से जो आई बॉल्स मिलते हैं क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को तो फ़ायदा है ही है, मगर भारत उस फायदे में, या भारत की, मैं भारत की सरकार नहीं कह रहा, भारत की क्रिकेट टीम या उनकी जो लीग्स हैं या जो क्रिकेट बोर्ड बने हुए, उनको तो कुछ, मैं साफ कहूँगा, शर्म हया करनी चाहिए. आई से ब्लंटली, उनको तो कोई शर्म हया करनी चाहिए. तो मैं आपसे एग्री करता हूँ. आपके क्वेश्चन में आपकी फीलिंग्स भी हैं, आपका आंसर भी है, और फर्दर मैं आपकी फीलिंग्स और आंसर को इंडोर्स करता हूँ. जी, कार्तिकी जी से का है, रेगुलर हमारे हैं कंट्रीब्यूटर. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडिया प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान इन एशिया कप डिस्पाइट सच रिलेशंस विद पाकिस्तान? डज दिस शो डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ GOI? अ फिल्म वाज बैंड ऑफ पाक एक्टर इन इंडिया, देन वाई? जी, वो वही बातें कार्तिकी जी मैं भी जो पीछे कर चुका हूँ. अभी ऐश जी ने भी जो बातें की वही बातें आप कर रहे हैं. मैं ऐश जी आपके साथ भी, कार्तिकी जी आपके साथ भी इस मसला पे सहमत हूँ. अभी मैंने कोई मेरा ख्याल है 8-10 रोज़ पहले इस पे व्लॉग किया था. बड़ी क्लियर पोजीशन ली थी वो लेजेंड क्रिकेट पे. मैंने कहा था कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, और वो उस वक्त बड़ा अच्छा फैसला किया था भारत के क्रिकेटर से. मैंने उनको अप्रिशिएट किया था. तो अब यही मामला करना चाहिए कि भाई एशिया कप में नहीं जाना चाहिए. मैं आप दोनों से एग्री करता हूं, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इसी तरह के विचार दे रहे हैं. एग्री करता हूं मैं आपसे. जी, प्रेम कौशिक जी का है कि आई एम सरप्राइज लिबरल्स ऑफ पाकिस्तान लाइक आयशा सिद्दीका और वो मिस्टर नजम सेठी सीकिंग पाक आर्मी लैंग्वेज या कैन स्पीकिंग पाक. दैट सैड पार्ट. नहीं, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है. मेरे ये सब वाकिफ़कार लोग हैं. ये बड़ा अजीबोगरीब खेल है, और मैं इस पे अब बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हूँ. ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे ही नाम हैं. जितने भी ये नाम हैं, अब तो मैं इनसे राब्ते में भी नहीं रहना चाहता, कि ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं, सारे के सारे. मैं इतना ही कहूँगा. चलिए अगले, मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चन रह गए. हम अब काफ़ी बातचीत हो गई. अमित भाई का है बॉम्बे से, इजंट इंडियन पार्लियामेंट डिबेट रिवीलिंग इंडिया इनसाइड डर्टी लॉन्ड्री टू द वर्ल्ड? इस तरह का क्वेश्चन अमित जी, जो आप भी हमारे रेगुलर हैं कंट्रीब्यूटर देखने वाले, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था किसी भाई का कि भाई एम्यूनिशन मिलेगा दुनिया को, जो इंडिया की ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है. मैं बार बार अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क से बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो सारे का सारा जो इशू है इंडिया का और इंडिया की ऑपोजिशन का इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर, इससे कोई रिवीलिंग हो रही है. जो हमारी डर्टी लॉन्ड्री है, जो अभी आपने अमित जी इसके लिए एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी पेश की. देखिए, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसीज में डर्टी लॉन्ड्रीज होती हैं. तो जब उन पे खुल के बात होती है, ख़ास तौर पर इंडिया इज़ अ वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड नॉइजी डेमोक्रेसी, और दुनिया की सबसे बड़ी साइज़ में डेमोक्रेसी है. तो उससे क्या है कि डर्टी लॉन्ड्री नहीं बाहर आ रही. ये तो पहले भी बातें हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर. जो बातें हो रही हैं ये कोई अभी थोड़ी सामने आई है. ये जब से ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ था, तब से ये बातें
अपोजिशन कर रही है और करती है, पूरी दुनिया की अपोजिशन इस तरह के ग्रिलिंग क्वेश्चंस और ग्रिलिंग डिबेट्स करती हैं। तो मैंने अभी पीछे कहा था कि कोई बड़ी बिग डील नहीं है, आप मुंह तो चुप करा नहीं सकते, जाहिर ना ही कराने चाहिए। तो अपोजिशन स्पीक्स हर माइंड, government tells her strategies everywhere in the world, and that's what happening in India. And India is capable, इंडियन सिस्टम में, सिर्फ उनकी रूलिंग सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, लॉ इन्फोर्समेंट, इंडियन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डीलिंग ऑल दोज टफ क्वेश्चंस एंड एड्रेसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। सो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती। जी, क्वेश्चन प्रशांत राव जी का है, विल इंडिया बी एबल टू कैप्चर द कल्प्रिट्स ऑफ पहलगाम टेररिज्म थ्रू ऑपरेशन महादेव? जी प्रशांत जी, यही काम तो वो वैसे तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की है, NIA, वो तो शुरू दिन से यही काम कर रही है, ठीक ठाक तरीके से यही काम कर रही है और लगे हुए हैं वो अपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। अब वो ऑपरेशन महादेव का उन्होंने ऐलान किया, जिसमें कुछ शायद 1-2 लोग भी उन्होंने कहा है मारे गए हैं और कुछ का वो पीछा कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इन्फॉर्मेशन जब जैसे ही सामने आएंगी तो हम भी आपके साथ अपने एनालिसिस की सूरत में पेश करेंगे। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या वो कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आज का लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन देखा। काफ़ी लंबी बातचीत हुई और हमारे साथ साथ जो टिकट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये सशी सिक्योरिटी का, इनको भी जो हमारे ग्रेटर टोरंटो एरिया के लोग हैं जिनको बिज़नेस की सिक्योरिटी चाहिए, अपने अपने घरों की सिक्योरिटी या किसी भी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, इवेंट्स की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इनसे रब्ता कीजिए 1-888-502-7633 पे। और इसी तरह गिरीश शर्मा जी का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 647-606-8110। मॉर्गेज की हर तरह की सहूलत आपको दे सकते हैं। और इस वक्त जो GTA में हमारा इंडो कैनेडियन डायस्पोरा रहता है, उनको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, इनकी हेल्प लीजिए गिरीश जी की। और ये जो हमारे सपोर्टर्स हैं, इनके भी मैसेजेस आपको हमारे व्लॉग्स में हर जगह मिलते रहेंगे। साथ साथ आप हमारा मैसेज भी सुनते रहेंगे कि टैग TV के YouTube चैनल और हमारे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जो चैनल्स हैं, जिस पे हम थोड़ी कम मेहनत करते हैं, YouTube में हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे बाकी चैनल्स में ज़रा कम मेहनत होती है, लेकिन हम उसको भी बढ़ाना चाहेंगे आने वाले दिनों में। आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो टैग TV के इसी YouTube के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। paypal.me/tagtv इंटरनेशनल के राहीं आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैट्रियन के ज़रिए, या हमारे YouTube के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में। इसी तरह आपके साथ बातचीत चलती रहेगी। वेडनेसडे को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ 1 PM पे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक फिर मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।